अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसन। नाज़रीन, कल मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला आया है। कहने को तो ये तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ़ है, लेकिन ये वक्ती तौर पर रिलीफ़ है। बुनियादी तौर पर 11 जजेज़ ने 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 11 जजेज़ ने तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी रिकगनाइज़ तो किया है, लेकिन चीफ़ जस्टिस और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अगर आप तहरीरी हुक्मनामा पढ़े तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें वो कह रहे हैं कि देनी चाहिए, मगर जो अक्सरियती फ़ैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में वो उसका फोकस जो है वो नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अददी बरतरी के पर है, ताकि जुडिशल पैकेज से मुतालिक जो तरमीम का मामला है उसको रोका जाए और फॉरवर्ड ब्लॉक के खदशे को कुछ हद तक कम किया जाए। ये फ़ैसला इलेक्शन सिंबल बैट सिंबल के फ़ैसले का एक बैलेंसिंग एक्ट तो हो सकता है, लेकिन आइन और कानून के पैराए में नहीं है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं। मैंने कल जो वीडियो की थी उसमें भी आपको सरसरी सा बताया था कि ये तहरीक इंसाफ के लिए ट्रैप कैसे है। आज इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान वसीम। इनसे चलकर बात करते हैं। इमरान वसीम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला, उसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो सेट असाइड किया जाता है टू द एक्सटेंड दैट इट इज़ और मे बी इनकंसिस्टेंट विद दिस ऑर्डर और डिटेल्ड रीजंस। सबसे पहले ये बताएं कि क्या कोई ऐसा पहले आपकी नज़र में फ़ैसला गुजरा है हाई कोर्ट का जिसको इस बुनियाद पर मुअत्तल या कलअदम करार दिया गया हो कि अभी कोई तफसीली फ़ैसला आया ही नहीं है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ तफसीली फ़ैसला लिखा ही नहीं है और पहले से ही एक फ़ैसला जो है कलअदम करार दे दिया गया है? देखें सभी, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, इसमें 13 के 13 जजेस, 13 रुकनी फुल कोर्ट था ना, 13 के 13 जजेस ने ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने से इनकार किया। यानी ये 13-0 का फैसला है कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं बनती हैं, क्योंकि 2 जजेस ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसमिस कर सुन्नी इत्तेहाद नहीं, सारे जजेस का यही फैसला है ना, सारे जजेस का यही फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को किसी ने नहीं दी। तकरीबन 11 जजेस ने किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एक्सटेंट तक जो है ये इसको तहरीक इंसाफ को देने का कहा है। 8 जजेस ने तो 39 सीटें डाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में, और बाकी जो जजेस हैं 8 में से बाकी जो 5 बचते हैं उसमें याहिया फरीदी साहब ने कहा है कि क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं कर सकते और कुछ ऐसे कैंडिडेट से जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में पीटीआई लिखा है उनको इलेक्शन कमीशन आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकता था, तो लिहाजा हम डायरेक्शन नहीं कर रहे। कम्प्लिकेशन है मामले में, इलेक्शन कमीशन खुद इस मामले का जायजा लेकर सीटों को कैलकुलेट कर ले। यानी कहने का मकसद ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वापस इलेक्शन कमीशन को बगैर किसी डायरेक्शन के भिजवा दिया, कुछ चीज़ों की निशानदही करते हुए। अब अमीनुद्दीन खान साहब हैं, नईम अख्तर अफगान साहब हैं, उन्होंने भी पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी। जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, काजी फैसल साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं बनती, लेकिन इस हद तक उन्होंने तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया कि जब ये सीटें कैलकुलेट हो रही थी, जब मुतनासिब नुमाइंदगी दी जा रही थी, तो तहरीक इंसाफ को जो नज़रअंदाज किया गया वो इलेक्शन कमीशन का फैसला हम सेट असाइड करते हैं। तो 11 जजेस ने किसी न किसी तरीके से पूरा इन डेप्थ जाके या किसी हद तक जाके जो है ये मामला तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट किया कि उनकी सीटें बनती हैं। अब इसमें जो मामला आप बात कर रहे हैं ना कि ये फैसला, अब इस फैसले के हवाले से बात यह है कि इस फैसले में तहरीक इंसाफ की वो जो गलतियां थी, हम फैसले में तो लिखा गया ना कि इलेक्शन कमीशन ने गलतियां की, इलेक्शन कमीशन के एंड पे गलतियां हुई, लेकिन आप भी कोर्ट के रिपोर्टर हैं, कानूनी चीज़ों को जानते हैं, कानूनी प्रोसेस को जानते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है या रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत किया, आपके पास उस फैसले को चैलेंज करने का एक फोरम मौजूद होता है। अब उस रेमेडी का जो फोरम है, जो दाद रसी का आपके पास ऑप्शन है, आप उसको अवेल नहीं कर रहे। कौन अवेल नहीं कर रही? आपसे मुराद तहरीक इंसाफ या उनके सपोर्ट से जो इलेक्शन लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट जस्टिस इत्तेहाद काउंसिल में, उन्होंने रजू नहीं किया किसी जगह पर भी, उन फैसलों को चैलेंज नहीं किया। अब वो जो फैसले थे इलेक्शन कमीशन के, वो तो अपनी जगह पे रह गए। जब आप चैलेंज नहीं कर रहे तो आप उन फैसलों को एक तरीके से मान रहे हैं कि यार मैं मान रहा हूं और मैं आज़ाद हूं, बस ठीक है, इसी में मैं इलेक्शन लड़ूंगा।
अब इस फैसले के ज़रिए इलेक्शन कमीशन की नहीं, तहरीक इंसाफ की गलतियों को रेक्टिफाई किया गया है। तहरीक इंसाफ की गलतियों की दुरुस्तगी कर दी गई है। लेकिन चलें, तहरीक इंसाफ की गलतियों को दुरुस्त कर लें, लेकिन सवाल यह होता है कि एक ओथ भी है, एक हलफ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और एक इलेक्शन एक्ट भी है। आइन की पासदारी का हलफ है। आइन और कानून की पासदारी का हल्फ है, और अपने हल्फ में भी आप कुछ कसम उठाते हैं, उसमें आइन और कानून दोनों आ जाते हैं। अब उसमें इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं कि जब आपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है इलेक्शन का शेड्यूल देने का। पहले तो अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है शेड्यूल देने का। फिर जब आप इस पे आते हैं, शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया, तो फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने नॉमिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। वो अपने नॉमिनेशन पेपर में बताते हैं कि किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है। अच्छा, सिर्फ बताना काफ़ी नहीं होता कि आपने सिर्फ उस नॉमिनेशन के कॉलम में लिख दिया और ख़ुद से एक सेल्फ क्लेम एफिडेविट आपने दे दिया कि मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ सियासी जमात के साथ है। क्योंकि एक हल्के में, किसी भी हल्के में इलेक्शन हो रहा हो, ये आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। अभी रिसेंट 8 जनवरी 2024 के इंतखाबात में कि एक हल्के से तहरीक इंसाफ ने खुद भी ये कहा कि एक हल्कों से हमारे कई लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। अब रिटर्निंग ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि ये 6 लोग दावा कर रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ से हैं किसी हल्के में 12 लोग दावा कर रहे हैं, किसी हल्के में 5 कर रहे हैं, किसी हल्के में 3 दावा कर रहे हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर उस वक्त उस कैंडिडेट को, उस पर्टिकुलर सियासी जमात का, मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा जब वो अपनी जमात से तहरीक इंसाफ का यानी सर्टिफिकेट लेके आएगा और साथ में टिकट देगा और डिक्लेरेशन दोबारा से सेक्शन 66 का देगा, तो फिर उसको रिटर्निंग ऑफिसर उस पार्टी का उम्मीदवार डिक्लेयर करेगा। यहां पे जो 39 लोगों को कहा गया है ना कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो फैसले में ये लिखा गया कि किसी भी कॉलम में उसने बस तज़किरा कर दिया है, जिक्र कर दिया है, बस उसने कह दिया है आप उसको तहरीक इंसाफ का कंसीडर कर लें। उसको कंसीडर करने के लिए कानून ये कहता है कि वो प्रोसेस भी पूरा करेगा। अब वो प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है। ढेर सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने टिकट्स नहीं दिए, इसी प्रोसेस, ढेर सारे ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया। ये इसी प्रोसेस को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि फैसले में कहा गया कि 15 दिन में बयान हल्फी जमा कराएं, और इलेक्शन कमीशन को कहा है वो बयान हल्फी उनके हवाले से है जो 41 अलग से हैं, जो 41 अलग से हैं। वही ज़्यादा तो मामला उन्हीं का ही है, पहले तो उनका जो हुआ है ज़्यादा मामला तो वही जो इंडिपेंडेंट है। 15 दिन में बयान हल्फी देंगे और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी को नोटिस जारी करेगी ताकि कंफर्म किया जाए कि ये इस पार्टी के हैं या नहीं है। अब पार्टी होगी, जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद कहाँ है? उनका तो अभी ना कोई चेयरमैन ना कोई हेड। क्या ये क्या वजूद, दोनों जो लिस्टें हैं ना कैंडिडेट्स की, जो 41 आज़ाद की कही गई हैं, जो 39 पीटीआई की कही गई हैं, उसमें दोनों में ये सवाल आएगा। तो इलेक्शन कमीशन किसको नोटिस जारी करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दोनों में ये सवाल आएगा कि भाई अगर ये तहरीक इंसाफ के हैं तो तहरीक इंसाफ का तो स्ट्रक्चर ही नहीं था उस वक्त, उनका चेयरमैन ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन उनको पार्टी मान ही नहीं रही थी कि उनका कोई चेयरमैन नहीं है, उनका कोई सदर नहीं है, उनका कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, उसका कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नहीं है। तो वो किसने टिकट जारी किए? क्या टिकट कोई जारी भी हुए? जिसने जारी किए क्या वो मजाज अथॉरिटी थी? उस पर भी सवाल आएगा। और मौजूदा हालात में जो 41 हैं, पहले तो ये होना चाहिए था कि ये जो आपने मजाज अथॉरिटी की बात की, ये अभी भी जो दस्तावेजात पे आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। अब ये तो 39 का तो ये रफड़ पड़ेगा ना, ये फड्डा पड़ने वाला है, क्योंकि ये स्मूथ ट्रांजैक्शन होती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी जो 41 हैं, अब होना तो ये चाहिए था कि जब आप उनको 39 को कह रहे हैं कि पीटीआई का है, तो इनको आप फिर आज़ादी ठहरने देते और उसको भी एक्सेप्ट कर लेते कि ये आज़ाद हो गए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। लेकिन आपने उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से निकलने का मौका फराहम किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से निकलने का मौका फराहम किया। अब जब ये बयान हल्फी देंगे कि हम तो तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ फिर लिखेगी इलेक्शन कमीशन को, तो तब भी ये इशू क्रिएट होगा कि कौन सा आगे से मजाज शख्स है, ओहदेदार है तहरीक इंसाफ पर जो उनको एक्सेप्ट कर रहा है। अभी भी उनका कोई बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो कि एक सियासी जमात का होता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद, वो अब भी नहीं है।
वो भी क्वेश्चन है, वो भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, उस पर भी उनको नोटिस करके उनसे जवाबात मांगे गए हैं। तो ये सारा अभी काम जो है वो हवा में लग रहा है, और इसमें अभी इतनी, जैसे मैंने कहा कि स्मूथ ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ये मामला दोबारा लिटिगेशन की तरफ जाएगा। वो जो फैसले में भी जो फहरिस्त आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं, जो अब MNA हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि वो भी मजाज अथॉरिटी से साइन नहीं थे जो उन्होंने जमा करवाए नॉमिनेशन फॉर्म्स के साथ। किया ना पूरा, रिटर्निंग ऑफिसर ने देखना होता है 6 कैंडिडेट एक ही जमात के, वो कह रहे हैं जी मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, 6 कैंडिडेट कह रहे हैं मैं नून लीग का हूँ, 6 कैंडिडेट कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का हूँ। तो एक कंसीडर इलेक्शन कमीशन एक को किसी पार्टी का कंसीडर करेगा ना, जो सर्टिफिकेट लेके आएगा, जो टिकट लेके आएगा। तो यही तो मैंने बात की, जब वो टिकट भी दिखाएगा तो फिर ये भी अगले ने देखना है, इलेक्शन कमीशन ने सारे प्रोसेस में, क्या उसको जो टिकट जारी किया गया वो अथॉरिटी मजाज भी थी टिकट जारी करने की या नहीं थी। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मखसूस नशस्तों पर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि आप मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट फराहम करें। तो कौन देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशस्तों के नाम? उनका तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। यार ये बात आपकी ठीक है, कौन देगा ये भी एक बात आएगी। किसी महकमे में पोस्टें आ जाती हैं अपॉइंटमेंट्स की, वेकेंट में आप अप्लाई कर दें, आप उसमें अप्लाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, कवायद के साथ जो है वो डोमिसाइल नहीं होता, क्योंकि सीटें इस तरीके से उनको बाइफरकेट किया गया है कि हम पंजाब से इतने लेंगे, या पंजाब के पूरे सूबे की हैं तो फलां डिवीज़न से इतने लेंगे, फलां डिवीज़न से इतने लेंगे, उसको बाइफरकेट कर दिया जाता है। तो आप डोमिसाइल उनसे मांगते हैं, मतलब पंजाब के हैं वो, मतलब जो भी इसका प्रोसेस होता है वो मेरे बताने में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन डोमिसाइल मांगे जाते हैं। तो जब आप वो जमा नहीं करवाएं, या इससे हटके, इस नुक्ते से हटके और आपके उस कवायद में कोई सुकम हो, पूरे ना हो, तो क्या वो जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट का जब मुकम्मल हो जाता है, जब उसकी स्क्रूटनी होती है, तो क्या आपसे वो सारी चीज़ें मांगी जाती है? नहीं। कट ऑफ डेट के बाद आपसे आप कुछ नहीं जमा करवा सकते, जो कह दिया है आपने जमा करवाना है। उसके बाद जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो है वो कंसिडर होते हैं उन वेकेंट सीटों के लिए। दूसरी सूरत में हम ये भी अदालतों में देखते हैं कि ऐसी तमाम अपॉइंटमेंट्स जिसमें एक प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट किया गया हो, उस प्रोसेस में जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उनके कवायद पूरे हैं नहीं हैं, ऐसे केसेस आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि ये तो प्रोसेस सिर्फ एक आई वॉश था, दरखास्तें किसी और लोगों से ली, लेकिन तकर्रियाँ उन लोगों की गई जिन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया था। उसमें अदालतें डिक्लेयर करती हैं कि ये अकबरा परवरी हुई है, जो राइट कैंडिडेट्स थे उनसे एप्लीकेशन लेके पैराशूटर को आपने जो है वो इंटरटेन कर लिया। तो यहाँ पर भी उनके कवायद पूरे नहीं हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स से पूरे नहीं हैं। तो अब दोबारा से उनको वो मौका दिया जा रहा है कि वो सारा कुछ दे दें, फरिश्तें दे दें, जो 39 हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, जो 41 हैं वो दोबारा से बयान अल्फी दे दें। तो जुमेरात को अब इलेक्शन कमीशन ने इजलास जो है वो तलब किया है इस फैसले के हवाले से। सियासी जमातें अपनी मुशावरत के तौर पे मुशावरत कर रही हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलरहमान साहब की जमात जो यहाँ पे ठहरी थी, वो भी कह रही थी मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। उन्होंने भी फैसला कुली तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया, जुज़वी तौर पे एक्सेप्ट किया है। और फिर उसके साथ साथ जो जिनके नोटिफिकेशन हो गए थे, जिन लोगों के नोटिफिकेशन हो गए थे कि वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्ट हो गए हैं, हलफ भी लोगों ने ले लिया था, वो भी आ सकते हैं, वो भी सोच विचार कर रहे होंगे कि हमें भी दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, हमें सुने बगैर फैसला दे दिया गया। तो ये इसमें बहुत सारी रुकावटें और हर्डल्स आएंगे आगे चल। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिए, शेड्यूल भी जारी कर दिया एक तरह से, लेकिन ये सारा मामला प्रोसीजर का है, प्रोसेस का है, जिसके लिए आइन में ही और कानून में ही, इलेक्शन एक्ट में ही मुख्तलिफ रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर 8 रुकनी बेंच कह रहा है कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन या कोई मामला है तो वो आप हमारे पास लाएं। क्या ये बिल्कुल ही एक पार्टी के लिए एक फेवर नहीं है? आइन और कानून और जो इलेक्शन एक्ट की शिकें उन सब को हटा के, कहने का मेरा सवाल का मकसद ये कि ये किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फ़ैसला है चल रहा है? ये तफसीली फ़ैसला लिखने बैठेगा तो क्या लिखेगा इसमें? मेरी मर्ज़ी भाई, मैं सवाल का जवाब दूँ या ना दूँ।
नहीं मतलब क्या कंप्लीट जस्टिस के तहत है? आप जो नीचे जो रेमेडीज़ हैं वो सारी आप एक तरह से बाईपास करके आप एक पार्टी को कह रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, हम आपके क्लैरिफाई करेंगे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। नहीं, आसानियाँ पैदा करें या नहीं करें, अब देखें ना इस फैसले के बाद लैंग्वेज से तो यही लग रहा है। देखें इस फैसले में जो ज़ाहिर सी बात है कि 187 को इन्वोक किया गया है, लेकिन 187 को इन्वोक करते हुए जो जितनी आपके सामने मैंने चीज़ें रखी हैं इनको भी देखना चाहिए था, ये भी कंसिडर होनी चाहिए थी। अब ज़ाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को जहाँ जजेस ने फॉलो करना है और वो फॉलो करते भी होंगे, तो जो इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है उसने भी सारी चीज़ों को देखना है, उन पे भी वही कानून लगता है, उन पे भी वही कॉन्स्टिट्यूशन लगता है। अब मैंने जैसे कहा ना कि इसमें अब पेचीदगियाँ हैं, पेचीदगियाँ हैं, इस पे फड्डे पड़ेंगे। लेकिन 187 का इतलाक भी तो हवा में तो नहीं होता ना। आप पॉपुलर व्यू की बुनियाद पर आप कंप्लीट जस्टिस को उसको नाम दे रहे हैं। अब आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? आप सीधा बात आपकी क्या राय है? मैं तो आपसे जो सारी राय मैंने आपके सामने फैसला का पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दिया है, उसके बाद कोई चीज़ रह जाती है। मैंने तो कहा कि ये फैसला अब देखना ही होगा कि किस हद तक अमल दरामद होता है, और जो अमल दरामद जिस हद तक होता भी है वो कैसे करेंगे। ठीक, इसमें तो बहुत सारी मैंने कहा कि हर्डल्स हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, सोच विचार होगी, बड़ी आसानी के साथ स्मूथ ट्रांजैक्शन नहीं हो जाएगी ये। सही, मैं कह तो रहा हूँ कि इसमें बड़े मुश्किलात हैं। सही, बहुत ये शुक्रिया। नजरसानी में जाएगा, लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे, वो लोग भी आएंगे जो पार्टी नहीं थे। अब जिन 41 लोगों को कहा गया कि आप दोबारा से एफिडेविट दे के बताएं कि आप किस सियासी जमात से हैं, क्या कभी वो अदालत के सामने आए थे कि हम सुन्नी तहात कौंसिल में गलत गए थे, हमारे ऊपर कोई प्रेशर था, हम दबाव में थे, हमें हाँक के एक सियासी जमात में धकेल दिया गया? कितने ऑप्शन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? कितने ऑप्शन थे? जमात इस्लामी का था, आज़ाद उम्मीदवारों के पास MWM का था, MWM का था, मौलाना शेरानी की जमात उलमा इस्लाम का था, तहरीक इंसाफ नजरियाती का था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ मामला तय हो गए थे। लालच क्या था? क्यों नहीं उनके साथ जा रहे थे? उनकी लिस्टें जमा थी। आप एक मरतबा लिस्ट दे देना, वो लिस्ट वापस नहीं होती, उसके नाम चेंज नहीं होते, उनके नाम चेंज नहीं होते अनटिल अनलेस सबसे पहले जब वो मखसूस नशिस्तें तकसीम होनी थी, जो लिस्टें पहले दी गई थी उन लोगों ने इलेक्ट होना था। उसके बाद वो लिस्ट एग्जॉस्ट करती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो उसमें मखसूस नशिस्तों पे ख़वातीन और नॉन मुस्लिम एडजस्ट होने थे, फिर उनके नंबर आने थे। तो ये उनके साथ इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनके लोग हमें पहले इलेक्ट करवाने पड़ेंगे। किसी की 4 लिस्टें, 4 मेंबर की लिस्ट थी, किसी की 6 की थी, किसी की 3 की थी। तो तहरीक इंसाफ ये देख रही थी कि ये 5 या 8 सीटें तो हमारे हाथों से निकल गई, इसलिए वो सुन्नी तहात कौंसिल की तरफ चली गई। उनकी कोई भी लिस्ट नहीं थी, तो उन्होंने यही सोचा होगा, जो कानूनी उन्होंने प्लान किया होगा कि हम किसी तरीके से लड़ भिड़ के अदालतों में जाके ये रिलीफ हासिल कर लेंगे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो आपस में वो एक दूसरे को टकरे मार रहे थे कि ये उसकी गलती है सुन्नी तहात कौंसिल में जाने की, हमने तो कहा था पार्लियामेंटेरियन के साथ चले जाएं, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ, कोई कह रहा था कि हमें जमात इस्लामी के साथ जाने का फैसला कर लिया था। उन लोगों का पता चलाया जाए जिन्होंने फैसला तदबीर करके सुन्नी तहात कौंसिल में जाने का कह दिया। साहबजादा हामिद रजा साहब अपनी सफाइयाँ दे रहे थे, मरवे साहब अपने बयानात दे रहे थे, तो ये तो एक दूसरे को टकर गए थे। सही, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। तो नाज़रीन, ये जो है तो जो हमने बात की है ये इस तरह से ट्रैप है ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो फिजिबिलिटी है वो बहुत मुश्किल दिखाई देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।